जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी, मिस्टर हामिद ने उसे पुकारा तो वो यहीं रुक गई। जी अंकल, उसने सादा से लहजे में उनकी तरफ देखते हुए कहा। कल तुमसे एक बात की थी नौरीन, ना तुमने इसका जवाब दिया और ना ही कोई बात की। अंकल, मैं आपको क्या जवाब दूँ? आप तो जानते हैं ना कि जैद मेरे लिए भाई जैसा है। नौरीन, भाई होने और भाई कहने में फ़र्क होता है। वो ना तुम्हारा भाई है और ना कोई रिश्तेदार। तुम्हारे भाई मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी उससे शादी हो सकती है। मेरे ख्याल में जैद से बेहतर कोई ऑप्शन तुम्हारे लिए नहीं होगा। वो अपने बेटे की तरफदारी कर रहे थे। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है अंकल, मैं वापस आकर बात करूँगी। वो सिर्फ 17 साल और 9 माह की थी, लेकिन वक्त ने उसे अपनी उम्र से पहले समझदार बना दिया था। नौरीन अरबपति बाप राशिद चौधरी की बेटी थी। माँ बाप की हादसाई मौत के बाद उसका दुनिया में कोई सगा रिश्ता ना था। दौलत के लालच में बहुत से लोगों ने नौरीन की परवरिश के लिए हाथ बढ़ाई, लेकिन मिस्टर हामिद ने सबको मना कर दिया। हामिद राशिद साहब के करीबी दोस्त थे और दोनों खानदानों के ताल्लुकात बहुत गहरे थे। नौरीन बचपन से मिस्टर हामिद के साथ बहुत बुरी मिली थी। उनके खानदान को वो अच्छी तरह जानती थी। जब मिस्टर हामिद ने नौरीन की परवरिश की जिम्मेदारी ली तो उसने खुद उनके हक में रजामंदी दी। इस तरह मिस्टर हामिद और उनके खानदान नौरीन की परवरिश करता रहा। चौधरी मेंशन, जो कि नौरीन के नाम था, वहाँ वो अपने बेटे जैद के साथ रहते थे। घर का निज़ाम और कारोबार सब उनके कंट्रोल में था, लेकिन वसीयत के मुताबिक सब कुछ नौरीन के नाम था, जो कि 18 साल पूर्ण होने पर मुकम्मल तौर पर से मिल जाना था। वो सिर्फ उसके निगहबान थे। शादी के बाद नौरीन के साथ उसका शौहर भी इस दौलत का हकदार होता और वो चाहते थे उनका बेटा जल्द अज जल्द नौरीन से शादी कर ले। नौरीन जा चुकी थी जबकि मिस्टर हामिद गहरी सोचों में डूबे हुए थे। क्या हुआ नौरीन, इतनी परेशान क्यों हो? सबा ने उसके चेहरे पर परेशानी देख के प्यार से पूछा। आज सारा दिन वो क्लास के दौरान भी खामोश रही थी। यार, अंकल चाहते हैं कि मैं जैद से शादी कर लूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं। यार, वो मेरे लिए भाई जैसा है। कभी उसके लिए मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन यार, ज़रूरी तो नहीं पेरेंट्स खुद जाते, उन्हें जगाया भी जा सकता है। खैर, फिक्र नहीं करो, अभी तुम्हारे 18 साल होने में पूरे 2 माह बाकी है। तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। सबा ने कोल्ड ड्रिंक का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। हाय स्वीटी, कैसी हो? माहम ने उसके पास आते हुए पूछा। वो हमेशा की तरह बुलबुला चबा रही थी। तुमसे मतलब? सबा ने चिढ़कर जवाब दिया। क्यों हर वक्त सड़ी रहती हो नौरीन? तुम बताओ, पढ़ाई कैसे जा रही है? सुना है नया प्रोफेसर आया है इकोनॉमिक्स का। अब तो सारी मस्ती खत्म, माहम ने मुस्कुराते हुए कहा। रियली? वो कब आया? हमें तो पता ही नहीं चला। नौरीन ने उठते हुए कहा। पिछले 1 हफ्ते से इकोनॉमिक की क्लास नहीं हुई थी। कोई प्रोफेसर की बीवी वफात हो पा गई थी तो वो छुट्टी पर थे, और आज नए प्रोफेसर के आने की बात सुनकर वो वाकई हैरान हुई थी, क्योंकि 5 मिनट बाद इकोनॉमिक्स की क्लास थी। अच्छा, इस सब के बाद मैं डेंटल लेना है, अभी क्लास में चलते हैं। सबा ने उसका हाथ पकड़ के क्लास की जानिब तेज तेज कदम बढ़ाया। फिर वो लेट हो गई। नया प्रोफेसर क्लास में मौजूद था। नौरीन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ 2 मिनट ऊपर हुए थे। सर, अब आ रहे हैं, सबा ने सर झुकाकर कहा, जबकि नौरीन की नज़र उस प्रोफेसर से हट ही नहीं रही थी। गोरे चिट्टे रंग का मालिक, वो स्याह पतलून, सफ़ेद शर्ट और स्याह कोट में था। आंखों पे ऐनक लगाए वो एक अजीब सी जादू भरी शख्सियत का मालिक 28 या 29 साल का खूबसूरत मर्द था। हाँ, आ जाओ। वो 2 मिनट में उसका जायजा लेते हुए डेस्क पर सीधा खड़ा हुआ और क्लास से तारुफ का सिलसिला जोड़ा। माहम क्लास में आई ही नहीं थी। उसे पढ़ाई में कम और मस्तियों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। सबसे तारुफ के बाद वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर चुका था, जबकि नौरीन मुसलसल उसके चेहरे की जानिब देखती जा रही थी। उसकी कभी कभार नजरें नौरीन पर गिरती थी, जो टकटकी बांधे उसे देख रही थी। पीरियड की घंटी बजते हुए क्लास छोड़कर जा चुका था। ये तो बहुत हैंडसम है। उफ, इतनी उम्र में इतना प्यारा प्रोफेसर। मेरा तो केस ही बन गया। मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते वो भी उठ खड़ी हुई। उसकी बेकरार निगाहें उसी प्रोफेसर को ढूंढ रही थी कि अचानक ठीक वो सामने आ गया। उसकी नज़रें भी नौरीन पर थी। वो 2 सीढ़ियाँ छोड़कर खड़ा था। दोनों की नज़रों में एक अनकही कहानी थी, जिसका मतलब समझने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। नए प्रोफेसर का नाम अरसलान था। अचानक वो बढ़ता तो नौरीन होश की दुनिया में लौटी और उसके पीछे दौड़ी। मेरी बात सुने। उसके सामने जाकर रुक गई। मजबूरी में अरसलान को भी रुकना पड़ा। ऐनक के पीछे से पेशानी पर 2 लकीरें डालते हुए उस छोटी सी उम्र की लड़की को देखा।
टारगेट खुद चलकर उसके पास आ जाएगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। और वो भी पहले ही दिन। अरसान ने भरम बनाए रखते हुए उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। बोलो। जब वो कुछ ना बोली तो उसने खुद ही सवाल पूछ लिया, मुझसे शादी करोगे? उसकी अचानक शादी की पेशकश पर वो हैरानी से उसे देखने लगा। इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने ये बात सुनी तो नहीं। क्या तुम पागल हो? क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से भड़क उठा। बकवास नहीं, मैं प्रपोज कर रही हूँ आपको। मुझसे शादी करोगे? और फिर से करीब आकर पूछने लगी, जबकि अरसलान ने होंठ पूछे और 2 कदम पीछे हटा। अपनी हद में रहो और अपनी और मेरी पोजीशन का ख्याल करो। यूं ही राह चलते अजनबियों को प्रपोज नहीं करते। जाओ क्लास में। उसे डांटते हुए बोला, लेकिन आप मुझे अच्छे लगते हैं और पसंद भी हैं। पहली नज़र में आपने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है और शादी के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। वो भी डटकर अपनी बात पर कायम रही। तुम, वो आपसे तुम पर आ गया था, लेकिन खुद को और कुछ रहने से रोक लिया। हटो रास्ते से, वरना सख्त से सख्त सजा दूंगा। उसे एक तरफ करता सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि नूरीन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, जो अगले ही पल सबा को लगा कि सिमट गई। प्लीज़ सबा, ऐसा मत करो। अब तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक छोटी सी शर्त के लिए तुम एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ख़राब कर रही हो। माहम तो पागल है जिसने तुमसे ये बेवकूफ़ी बड़ी शर्त लगाई, लेकिन कम से कम तुम तो पागलपन मत करो। वो अच्छी खासी उसे डांट लगा गई। अच्छा यार बस करो ना, तुम्हें पता है ना कि जब कोई मुझसे शर्त लगाता है तो मेरा खून डबल सर्कुलेट करने लगता है। अब माहम से अपनी शर्त के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं जीत गई। वो चहकी, जबकि सबा ने सर नफी में हिलाया। उसका आज शॉपिंग का प्लान था। वो क्रीबी मॉल चली गई। वहाँ वो माहम की छोटी बहन सफ़िया के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ढूंढने लगी। सफ़िया सिर्फ 11 साल की थी। उसे पेंटिंग्स का बहुत शौक था और वो अपने शौक को बहुत अच्छे से पूरा करती थी। इसी से मुतल्लिक चीज़ें खरीदते हुए अचानक मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर एक धमाका हुआ। पूरा हाल हिल कर रह गया। नौरीन ने रेगिंग की मजबूती से थाम लिया, लेकिन इमारत पूरी की पूरी हिल रही थी। उस सेकंड फ्लोर पर थी। नीचे तो सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन ऊपर एक तरफ धमाके के असरात कम थे, जहाँ इस वक्त नौरीन मौजूद। नौरीन ने आगे बढ़कर ग्रिल को थाम कर नीचे देखा, जहाँ कुछ देर पहले लोग खरीदारी कर रहे थे। अब वहाँ आग की लपेटें थी, धुआं और शोले। अचानक आग भड़की और ऊपर को उठी। ग्रिल पीछे से जोर से हिल के नौरीन की चीख निकल गई। चारों तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। वो सहमी हुई निगाहों से सबको भागते हुए देख रही थी। कुछ तो आग में झुलस गए थे। हाय मेरी बेटी अंदर है, उसे बाहर निकालो, वो मर जाएगी। कोई है? एक औरत ने रोते हुए कहा। नौरीन की तरफ उस तरफ गई जहाँ छोटे बच्चों के साथ झूले लगे हुए थे और उसकी बेटी एक झूले में फंसी हुई थी। कोई भी उस तरफ मदद के लिए नहीं जा रहा था, जबकि औरत वो खुद बुरी तरह जख्मी होकर नीचे थी। नौरीन 1 मिनट की ताखीर किए बगैर उस तरफ आ गई। रेस्क्यू टीम में भी पहुंच चुकी थी और लोगों की मदद कर रही थी। नौरीन ने उस बच्ची को टांग से स्विंग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह उसमें फंसी हुई थी और वो बच्ची मुसलसल रो रही थी। नौरीन ने अपने आंसू पोंछते हुए पूरी ताकत लगाकर उस बच्ची को बाहर निकाला तो अचानक पूरा झूला उलट गया। उसने बच्ची को एक तरफ धकेल दिया, जबकि वो खुद वही उस झूले को अपने ऊपर गिरता हुआ देख अपने चेहरे पर हाथ रखकर चिल्लाई। लेकिन उससे पहले कि वो झूले से नीचे गिरती, किसी ने जोर से उसे अपनी जानिब खींच लिया और उसके फौलादी सीने से वो जा टकराई। दोनों से पूरी तरह पीछे की तरफ लुढ़कते हुए गिरे। नौरीन ने उसकी शर्ट को मजबूती से थाम लिया, जबकि इस मजबूत जिस्म वाले लड़के ने नौरीन के गिर्द मजबूत घेरा बनाई ताकि उससे कम चोटें लगे। वो टूटी हुई सीढ़ियों पर जाकर रुके। नौरीन नीचे की तरफ लुढ़कने लगी, लेकिन उस लड़के ने के गले से गिर्द बाजू को मजबूती से लपेट लिया, जबकि उसने एक सुतून को थाम रखा था। खुद को गिरने से बचाया और नौरीन की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे गिरने से बचाया। प्लीज़ हेल्प। वो चेहरा उठाकर नम आंखों से उस शख्स को देखते हुए बोली, जो कि मास्क में था। नौरीन ऊपर चलो। उसका नाम लेकर बुलंद आवाज में बोला, मैं गिर जाऊंगी। वो नीचे देखते हुए घबराई। नीचे मत देखो, बस मेरी आंखों की तरफ देखो। वो जज्ब के आलम में बोला और नौरीन ने उसकी नीली आंखों में देखा। उसे ऊपर की तरफ खींचता ले जाने लगा। वो खुद भी हिम्मत करके ऊपर की तरफ बढ़ती एक कोने में पहुंच गई थी। और फिर उस शख्स ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। उसने इधर उधर देखा तो सारा एरिया खाली हो चुका था। सर जंप करे। बाहर हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई और नौरीन का हाथ थामे बाहर वाली साइड बढ़ा। नहीं, मैं छलांग नहीं लगाऊंगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है।
उस शख्स की कलाई को मजबूती से थाम गई। इस वक्त उस बहस में नहीं पड़ सकता था, इसलिए अपने सीने से लगाए ऊपर की छलांग लगा गया और नौरीन की चीख बुलंद हो गई। उसने इस शख्स को गले से दोबारा मजबूती से लपेट लिया, उसे लेकर एयर बैग पर गया। दोनों ही एक दूसरे से बुरी तरह टकराए, लेकिन उसने नौरीन को किसी भी चोट से बचा लिया और उसे लेकर नीचे उतरा। सर, पूरा मॉल जल गया है, जितने लोग को बचा सकते थे बचा लिया, अभी भी रेस्क्यू टीम अंदर है। आज पहली बार हम लेट हुए हैं। वो शिद्दत जज्बात के सामने जलते माल को देखते होंठ बीच गया, जबकि नौरीन उसकी आवाज़ में कहीं खो सी गई। सुबह हो गई थी। वहाँ बाहर टीवी लाउंज में फैसल का इंतज़ार करते करते वो सो गई थी। सुबह चिड़ियों के चहचहाने से उसकी आंख अचानक खुली। फैसल सारी रात करने आया था और फिर आंसू बहने लगे और अपने खुदा के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए दुआ मांगने लगी। ए खुदा, समीना की हिफाजत करना, वो जहाँ भी हो उस पर अपने रहमत की नज़र रखना, उसकी जान और उसकी इज्जत की हिफाजत करना। इसी वक्त बाहर फैसल की गाड़ी की आवाज़ सुनाई थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आ गई, जहाँ से फैसल थके हारे कदमों से अंदर आया। उसी थके हारे अंदाज पर अनीता का दिल जैसे चाक हो गया। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ को पूछने के काबिल ही नहीं थी। अब जो पूछती, फैसल की बिखरी हालत से वो सब समझती थी कि समीना नहीं मिली। उसे नज़रअंदाज करता अंदर बढ़ गया और उसके पीछे ही अंदर आई, जहाँ वो रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था, जबकि सफ़ेद शर्ट इस वक्त मैली हो गई थी और उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। फैसल, वो धीरे से उसे पुकार गई, लेकिन उसकी सुन कब रहा था। फैसल, उसकी आवाज़ बुलंद हुई तो उसे खाली निगाहों से देखने लगा। वो खो सी गई। अनीता, मेरी बहन, मेरी बच्ची थी, खो गई मुझसे। नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन मुझसे खो गई। वो बोलते बोलते अचानक रो पड़ा। आप फिक्र न करें, वो मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? फैसल जोर से चिल्लाया। 24 घंटे हो गए उसे खोए। कहाँ ढूंढूं उसे? बताओ मुझे। वो शिद्दत दर्द से चिल्लाया कि अनीता सहम कर पीछे हट गई। इस सब की जिम्मेदार तुम हो अनीता। जरा सी लापरवाही ने आज मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि ना मैं जिंदा हूँ ना मुर्दा। मेरा जी चाहता है तुम्हें भी मार डालूं और खुद को भी। वो गुस्से से चिल्लाता अनीता को पीछे धक्का दे गया। वो लड़खड़ा कर पीछे रखी शीशे की टेबल से जा टकराई। उसके सर की पिछली तरफ शीशे की नोक लगी। ये दर्द की शदीद लहर उसके दिमाग से उठी। वो अपनी जगह से उठते हुए हाथ पीछे ले जाकर देखने लगी। उसके हाथ में खून लगा था। उसे बेख्तियार चक्कर आए। सारे मंजर एक एक करके घूमने लगे और पल के चिपक कर बार बार खोलने की कोशिश में अपना दिमाग सुन्न होता महसूस करते पीछे शीशे की टेबल पर गिरने वाली थी कि उसको गिरता देख फैसल घबरा कर उठते ही फौरन उसे कमर में डालकर अपनी बाहों में बढ़ गया। वो होश खो चुकी थी। अनीता, आंखें खोलो। क्या हुआ यार, आंखें खोलो। वो एकदम परेशान हुआ था कि अचानक उसकी नज़र उसके सर से पीछे बहते खून पर जा टिकी और फैसल को लगा जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो गई। वो एक लम्हे की देर के बगैर उसे बाहों में उठाए हॉस्पिटल भागा। उसे होश आया तो खुद को रस्सियों में झगड़ा पाया। उसके मुंह पर टेप लगी थी। वो चिल्ला नहीं पा रही थी। ये कोई कमरा नहीं था। वो जैसे किसी कंटेनर पे बंद थी। यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ कुछ सील पैक बुक्स थी। उनमें क्या था समीना नहीं जानती थी, लेकिन वो खुद को रस्सियों से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। भाई प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। वो दिल ही दिल में अपने भाई को मदद के लिए पुकार रही थी, जो कि बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त उसकी बहन कहाँ थी। वो खुदा को याद करती तो खुदा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता, लेकिन वो अपने भाइयों को याद कर रही थी। अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए एक नज़र पलट कर उस मास्क वाले शख्स को देखती चली गई, जो अब वापस मॉल की जानिब बढ़ रहा था। आवाज़ तो वही लग रही थी, लेकिन आंखें बदली हुई हैं। काश चेहरा देख पाती। गाड़ी में सवार होते वो गाड़ी के ड्राइवर के साथ वहाँ से निकलने तक उस जगह को बार बार देखती जा रही थी, पर वो निगाहों से ओझल हो चुका था। डॉक्टर, अब अनीता कैसी है? उसने बाहर आते डॉक्टर से बेताबी से पूछा। फिक्र मत करें, वो ठीक है। आप उसे वक्त पर अस्पताल ले आए तो उनकी जान बच गई है। जरा सी भी देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। अब जरा एहतियात कीजिएगा। सर का जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन अभी ताज़ा है और बहुत नाजुक हिस्सा है। ड्रिप ख़त्म हो तो आप उसे ले जा सकते हैं। और फैसल को तसल्ली देती हुई जा चुकी थी। फैसल उसके पास अंदर आया, जहाँ उसके सर पर बैंडेज लगी थी, एक हाथ पर ड्रिप। वो वही उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूम गया। अपने गुस्से में वो अक्सर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था
और इसमें नुकसान अपना ही करता था। एक तरफ समीना का कुछ पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ अनीता जख्मी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक बार जी चाहा कि छोटे भाई अरसलान को कॉल कर दे, लेकिन वही आना आड़े आ गई। नाराज़गी में फैसल कहाँ पहल करता था। वो गहरा सांस भरता सीट के पीछे टेक लगा गया। अगर पैसों के लिए समीना को अगवा किया गया तो अब तक कॉल आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई कॉल नहीं आई थी। इसका मतलब था कि अगवा कार का मकसद कुछ और था। आज वो अपनी इतनी बड़ी ताकत रखती खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। बेटा तुम ठीक हो ना? वो जैसे ही घर में दाखिल हुई उस वक्त हामिद साहब भी अंदर आए और उससे पूछा। नरीन ड्राइवर के साथ मिल गई थी। ड्राइवर ने हादसे के बारे में बता दिया था कि इस मॉल में धमाका हुआ था। घर आते ही वो बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछने लगे, जी अंकल मैं ठीक हूँ। नरीन ने भरपूर कोशिश की कि उसका लहजा नॉर्मल रहे। इस मॉल में धमाका हुआ, मैं तो बहुत परेशान हो गया। शुक्र है तुम ठीक हो। वो फिक्रमंदी से बोले, अंकल मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। वो वाकई बहुत परेशान थी, मौत के मुंह से निकल आई थी। ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी थी। हाँ बेटा जाओ आराम करो। वो भी इसकी हालत समझते हुए उसे कमरे में भेजने लगे। अगले दिन नौरीन कॉलेज पहुंची तो आज ठीक से प्रोफेसर नहीं आए थे। लो अब इन्होंने छुट्टियां शुरू कर दी। नौरीन ने मुंह बनाया, लेकिन आज उसका दिमाग पहले से भी ज़्यादा भटका हुआ था। आज सुबह से फिर अंकल ने उसके और सैद के रिश्ते की बात छेड़ दी थी और वो ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी, जबकि वो इस बात पर अड़े हुए थे कि ये शादी होकर रहेगी। वो बहुत परेशान थी। जब कॉलेज से बाहर निकली तो अचानक दो नकाब पुरुषों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसी की गाड़ी में बैठकर उसे यरमुकाल बनाकर साथ ले गए। वो बुरी तरह डर गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसे एक फ्लैट में ले आए थे जहाँ 3 और नकाबपोश थे और फिर वो शख्स सामने आया जिसने कल मॉल में इसकी जान बचाई थी। इसने ऐसा क्यों किया? नौरीन समझ रहा था कि तो मैं यहाँ एक मकसद के लिए लेकर आया था। यकीन है तुम घबराओगी और हमारा साथ दोगी। वो शख्स धीरे से बोला, तुम कौन हो? नौरीन की बात पर उसने अपना मास्क उतारा। प्रोफेसर अरसलान आप? नौरीन हैरान हुई। हमें तुम्हारी मदद चाहिए नौरीन चौधरी, वो संजीदगी से बोला। कैसी मदद? और मुझे इस तरह अगवा करके लाने का मकसद? वो पेशानी पर शुक्रिया डालते हुए बोली, 1 मिनट, अगवा नहीं किया, बहुत आराम और तहफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ तक पहुँचाया। और ऐसा क्यों किया? नौरीन ने मुंह बगाड़ कर कहा। तो अरसलान ने गहरी सांस ली और अपनी टीम के बारे में मुख्तसरन बता दिया। ओह तो आप प्रोफेसर नहीं मेजर हैं, मुझसे क्या चाहते हैं? अपने सीने पर हाथ बांधकर चिढ़ते हुए लहजे में बोली। तो अरसलान ने एक लॉकेट की तस्वीर उसे दिखाई। मुझे ये चाहिए। दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। अरसलान की टीम में काम करने वाली एक लड़की शाजिया को उनका ये नजरें मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये जैद मलिक के पास है। अरसलान ने बात आगे बढ़ाई। तो मैं क्या करूं? वो कंधे झुकाते बोली। तुम ये लॉकेट उससे ला सकती हो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस लॉकेट को हासिल करने में लगाए, बगैर इसे पता चले लॉकेट तुम हम तक पहुंचाओगी। अरसलान बहुत पुख्ता लहजे में बोला। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने हमें चढ़ाकर पूछा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस छोटी सी लड़की से खूब टफ टाइम देने वाली है। क्या तुम अपने मुल्क और उसके लोगों की खिदमत में अपना हिस्सा नहीं डाल सकती? वो अभी से जज्बाती कर रहा था। तभी नौरीन के दिमाग की बत्ती चली। मैं लॉकेट ले आऊँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब की बार उसकी आंखें चमकी। कैसी शर्त? उसकी बाकी की 3 मेंबरान दोनों की बातें सुनते चुपचाप खड़े थे। आप मुझसे शादी करिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। क्या राशिद? वो तुमसे शादी क्यों करेंगे? शाजिया का दिमाग एक पल में घूम गया। नौरीन ने उसे घूरा। अरसलान ने हाथ की इशारे से उसे चुप रहने को कहा। तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? वही पहले दिन वाली मांग सुनकर अरसलान के होंठ कस गए। मैंने आपसे पूछा आपको ये लॉकेट क्यों चाहिए? वो भी 2-2 हाथ करने के मूड में थी। अब ये ज़्यादा हो गया है मेजर, शाजिया ने होंठ पीछ लिए। आप सब यहाँ से बाहर जाएं। अरसलान की बात पर सबने हैरानी से उसे देखा। मेजर आप? शाजिया को बेचैनी हुई। जितना कहा है उतना करो। जहाँ सबके चेहरे उतर गए वहीं नौरीन आराम से बैठ गई। उन सब के जाने के बाद अरसलान की नजरें उसकी हसीन चेहरे पर ठहर गई। इस शादी की क्या अहमियत होगी? उसने नौरीन की आंखों में देखते हुए पूछा। क्या मतलब? वो थोड़ी ऊंची। मतलब? अरसलान ने गहरी सांस ली और दाएं बाएं देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि शादी के बाद क्या क्या हकूक होंगे? क्या तुम सिर्फ
कागजी शादी करना चाहती हो या पूरी तरह मेरे साए में आना चाहती हो? अरसलान की बात पर एक पल को नौरीन का दिल जोर से धड़का। उसके चेहरे पर रंगीन कोसों खजा बिखर गए। मैं ये शादी के बाद तय करूँगी। अरसलान, एक बात सुन ले, मुझे आपकी हिफाजत चाहिए। वो थोड़ी रो से बोली। कैसी हिफाजत? अगर बात हिफाजत की है तो मैं वैसे भी तैयार हूँ। इसके लिए शादी नहीं ज़रूरी। ऐसे नहीं, मुझे शादी करनी है पूरे हकूक़ के साथ। आपसे हिफाजत चाहिए। नौरीन ने बात काटते हुए जल्दी से कहा। ठीक है, ये लॉकेट मेरे हाथ में आते ही इसी दिन शादी कर लूँगा। अरसलान ने फ़ौरन फैसला किया। नहीं, लॉकेट से पहले शादी करनी है। बाद में मुकर गए तो? अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए बोली, जबकि अरसलान ने आंखों में गुस्सा भरकर उसे देखा। मैं एक मेजर हूँ, एक सच्चा फौजी, और मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए शादी के लिए तैयार हूँ। अरसलान की बात पर नौरीन ने गहरी सांस ली। अभी करें? नौरीन तो जैसे एकदम तैयार बैठी थी। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? तुम्हारी उम्र कितनी है? अरसलान ने अब की बार उसे सर से लेकर पैर तक देखा। 18 की हो गई। नौरीन ने फौरन कहा। मुमकिन था कि वो इनकार न करे, इसलिए अपनी उम्र पूरी 18 बता दी। लेकिन बगैर पंडित के शादी तो होती ही नहीं है ना। अरसलान ने उसकी आंखों में झांका। वो जानना चाहता था कि इस लड़की के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। मेरे अंकल है ना, मैंने किसी न किसी तरह मना लूँगी कि वो शादी का इंतज़ाम कर ले। बस आपको यही कहना है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे बगैर रह नहीं सकते। इस बात पर अरसलान ने हैरानी से उसे देखा। मेरे ख्याल से तुम इस शादी को दिखावे के तौर पर करना चाहती हो। ऐसे में तुम्हें एक लॉकेट लाने में वक्त होगी। जैद को पता चल गया कि वो चौकस हो जाएगा। अरसलान, फिक्र ना करे, वो मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूँगी। नौरीन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अरसलान उसका पुख्ता इरादा देखता दिल ही दिल में तारीफ करने लगा। अगर लॉकेट लेकर मैंने तुम्हें तलाक दे दी तो? उसने आखिरी बात उसे पढ़ा। उसकी बात पर नौरीन का दिल डूब गया। अरसलान शाह, आप ऐसा मर कर भी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ शाह मर जाते हैं, अपने नाम के साथ जुड़ी लड़की को नहीं छोड़ते। वो पूरे यकीन से बोली थी तो बेइख्तियार अरसलान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो देखने में छोटी थी जबकि थी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो इससे मोहब्बत करती है, फिर भी वो इस लड़की से शाजिया की आंखें भीग गई थी। शायद ये मिशन का हिस्सा हो। मिशन मुकम्मल होते ही वो शादी खत्म कर देंगे, सुमैर ने उसे समझाया, जबकि शाजिया की आंखें अब पूरी तरह आंसू बहाने लगी थी। बाकी टीम मेंबरान भी बहुत खामोश थे। शाजिया की मोहब्बत कोई छुपी हुई नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि अरसलान शाह ने कभी उसे हौसला नहीं दिया था, लेकिन हौसला तोड़ा भी नहीं था। सब इस वक्त अरसलान की ज़ाती फ्लैट पे थे। वो इतना जानता था कि इन्हीं दिनों बहुत बड़ी स्मगलिंग होने वाली है, लेकिन कहाँ, कब और कैसे वो ये जान नहीं पाया था। उसके लिए उसे जैद की इस लॉकेट की ज़रूरत थी जिसमें सारे राज छुपे थे। वो इन राजों तक पहुंचकर ही अपना मिशन मुकम्मल कर सकता था, लेकिन वो लॉकेट हासिल करने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाया था। इसी वजह से उसने रिश्तेदार नौरीन के ज़रिए ही काम कराने का सोचा और कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से दाखिल हुआ। लेकिन अभी इतनी जल्दी से नौरीन पर खुद को जाहिर नहीं करना था, लेकिन बहन की खातिर वो ये भी कर चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी बहन को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैद के ही लोग थे, और जैद का ही आदमी था। अगर उस मीना तक उसे पहुंचना था तो पहले उसे जैद पर हाथ डालना था, और उसके लिए उसे लॉकेट हर हाल में चाहिए था। लेकिन नौरीन की शर्त ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था और उसे उसकी शर्त माननी पड़ी थी। अपनी बहन को वापस लाने के लिए वो अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। नौरीन, तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया ना? अचानक ही अपने अंकल हामिद चौधरी को कॉल करके रजिस्ट्रार के दफ्तर बुलाया था और इनसे अपनी शादी की बात की। अंकल जी, मैं अरसलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और वो भी। अगर ऐसी बात है तो रिश्ता गलत तरीके से भेजे। ये कौन सा तरीका है? हामिद थोड़े खफा से लगे। वो तो वैसे ही कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे आज ही शादी करनी है। और शादी की वजह जान सकता हूँ? हामिद ने पेशानी पर शक्ली डालते हुए पूछा। नहीं, नौरीन ने आसानी से इनकार कर दिया। और अगर ना मैं मानूँ तो? वो खुड़े हुए लहजे में बोले। आपकी मर्जी अंकल जी, मैं 18 की हो गई हूँ, बालिग हूँ, माँ बाप सर पर नहीं है तो खुद फैसला ले सकती हूँ, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत और एहतराम है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। वो धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोली, जबकि इन सब बातों के दौरान
ارسلان ایک بار بھی بیچ میں نہیں بولا تھا۔ ٹھیک ہے کرو شادی، وہ تھوڑا برا مان کر بولے، لیکن نورین نے بھی پرواہ نہیں کی اور تھوڑی دیر میں وہ نورین چودھری سے نورین شاہ بن گئی۔ شادی ہوتے ہی وہ وہاں سے بغیر کچھ کہے نکل گئی۔ تمہارے کہنے کے مطابق اب میں نے شادی کر لی ہے، اب میری شرط کے مطابق آگے کام پر لگ جاؤ۔ ارسلان کی آنکھوں میں الجھن صاف تھی۔ نورین سے شادی کر کے وہ اندر سے ایک بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ اسے نورین سے کوئی عشق نہیں تھا، لیکن اپنے عشق کو مکمل کرنے کے لیے اسے شادی کرنی پڑی تھی۔ ابھی تو معاملہ اس کی بہن کا تھا، لیکن وہ کسی اور کی بہن کا معاملہ ہوتا تب بھی وہ حد سے آگے بڑھ جاتا۔ اس نے بے چین ہوتے دل کو تھپک کر سنا دیا، اور جو کام میں نے بتایا ہے وہ مجھے بالکل درست چاہیے۔ ارسلان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو نورین نے اسے گھورا۔ ابھی صرف کورٹ میرج ہوئی ہے اور آپ روب جمانے لگے؟ نورین نے خفا ہو کر بولا۔ ابھی تو میں صرف روب ہی جما رہا ہوں، گنی مت بنو، جس دن جمایا جائے اس دن تمہاری یہ کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو جائے گی۔ وہ اپنی بات پوری کرتا نورین نے اسے پھر سے گھورا۔ یہ شادی حق جمانے کے لیے نہیں ہے ارسلان، آپ کو لاکٹ ملے گا اور مجھے بطور شوہر حفاظت۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، لیکن اسے کس سے حفاظت چاہیے تھی یہ وہ تک نہیں بتا رہی تھی۔ ارے سر، سب بالکل ٹھیک ہے نا؟ میں نے خود اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ امجد زید کو شپ کا معاملہ کرتے دیکھ کر پوری طرح گھبرایا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کو زید ملک جیسے شاطر آدمی نے فوراً باندھ دیا۔ جانتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنی تسلی کر رہا ہوں، زید نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ پھر اسی وقت وہ کنٹینر کے پاس تھا جس میں سمینا کو بند کیا گیا تھا۔ اسے کھولو۔ نہ جانے زید کے دل میں کیا ہے کہ اس نے کنٹینر کو کھولنے کا حکم دیا۔ اسے کھولنا ہے؟ امجد نے تھوک نہیں تھا۔ زید کے غصے سے کون واقف ہی تھا؟ اگر اسے ذرا سا بھی پتہ چل جاتا کہ اندر لڑکی ہے تو شاید وہ ان سب کی جان ہی لے لیتا۔ امجد نے ڈرتے ہوئے اپنے آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ کنٹینر کھولو۔ اس نے آگے بڑھ کر لاک کھولا تھا۔ اسی پل زید کے نمبر پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ زید نے فون بند کرتے ہوئے امجد کی طرف دیکھا۔ سارا کام احتیاط سے ہونا چاہیے امجد، آج رات مال بھیجنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو امجد نے سکھ کا سانس لیا اور اس آدمی کو وہاں سے بگا دیا۔ بچت ہوگی ورنہ آج تو پکا جان سے گئے تھے۔ بادشاہ اس لڑکی کی الگ سے ادائیگی کر چکا تھا۔ بادشاہ کو صرف اس کی تصویر بیچی تھی اور سمینا کی تصاویر دیکھ وہ ایک دم پاگل ہو گیا تھا۔ پورے 50 لاکھ دیے تھے اس نے اس دیسی ہندوستانی خوبصورتی کے لیے، اور نہ جانے آگے وہ اس خوبصورتی کو کس کس نقد کروانے والا ہے۔ سمینا سے سکتی ہوئی خدا کو یاد کر رہی تھی، اور جب ایک دم سے وہ بے بس ہو گئی اور امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند کیے بس اپنے خدا کو یاد کر رہی تھی۔ شاید زندگی میں جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا تھا اور جانے انجانے میں کیے کہ گناہ کی معافی بھی مانگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ لاکٹ کہاں ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھتے نقاب پوش ارسلان نورین سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ وہ اپنی حویلی کے آس پاس سیکیورٹی کو دیکھتی آئی برو چکاتے ہوئے ارسلان کو دیکھ کر بولی، شک ہوتا تو تم سے یہ کام کرنے کو نہ کہتا اور کورٹ میرج کا اتنا بڑا خطرہ بھی نہ لیتا۔ وہ صاحب کوئی سے بولا تھا۔ کیوں، آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ نورین نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ دیر رکتے ہوئے ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی کو دیکھ ارسلان نے دل میں ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ آپ یہی انتظار کریں، میں 1 گھنٹے میں لاکٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ اس وقت حویلی کے پچھلی سائڈ پر موجود تھے جہاں ان پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ کیا تم یقین ہے تمہیں کہ تم کر لو گی؟ جانے کیوں ارسلان کو اس کے لیے ڈر سا لگ رہا تھا۔ 100% یقین ہے، اور وہ مسکرا کر اعتماد سے کہتے ہوئے اتری تھی اور اپنی حویلی میں چھپ کر گھسی تھی، کیونکہ جو کام وہ کرنے والی تھی اس میں بہت خطرہ تھا، اور لاکٹ اس کی موجودگی غائب ہوتا تو سب سے پہلا شک اسی پر جاتا۔ اور بہت خاموشی سے نظریں بچا کر اندر کی جانب پڑی اور اپنے انکل کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر بڑھتے اس نے بک ریکس کے ایک حصے کو سرکایا۔ وہاں سے ایک لاکر نظر آیا جسے کچھ ڈیجٹس لگانے سے وہ کھلنا تھا، اور وہ پاس ورڈ تو نورین کو اچھی طرح پتا تھا کیونکہ وہ نورین کا نام تھا۔ لاکر کھل گیا اور اس میں سے ایک چابی نکالی۔ وہ چابی لے کر وہاں سے اب زید کے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے کی پچھلی طرف سے ایک جاسوسی کیمرہ تھا جس کا کنیکشن وہ آتے ہوئے بہت آرام سے بند کرائی تھی۔ یہ حویلی اس کی تھی، یہاں کی ہر چیز وہ جانتی تھی۔ کیمرہ بند ہوتے ہی فوراً زید کے کمرے کے سامنے لگی بڑی سی پینٹنگ کو ہٹا کر اس میں سے دیوار کے قصے کو ہلکا سا چھونے لگی۔
तो वो आसानी से हिल गया और उसमें से एक लॉकर था जिसमें वो चाबी लगनी थी। चाबी लगाते वो लॉकर खुलता चला गया, उसमें से लॉकेट निकाला और उसे देखने लगी। वो बहुत भारी लॉकेट था, उसमें हीरे के और कीमती पत्थर, पर इसमें एक चिप भी थी, पर वो कहाँ लगी थी नौरीन नहीं जानती थी। नौरीन ने जल्दी से वो लॉकर वापस बंद कर दिया और तस्वीर वापस लगा दी और उसके हाथ फ्रेम का एक हिस्सा लग गया था। वो घबराती उससे पहले कि नीचे खून गिरता, उसे फौरन दर्द से सहते अपने दुपट्टे में हाथ दबा दिया ताकि खून रुक जाए, पर उसका दुपट्टा पूरा खून से भरने लगा। वो अपना सारा दुपट्टा अपने हाथ पर लपेट के ताकि खून की कोई बूंद नीचे ना गिरे। उसके हाथ में गहरा कट लग चुका था। ये सब बहुत जल्दी जल्दी समेटते वो हवेली की पिछली तरफ आई और शान की गाड़ी में बैठते हुए सुख का सांस लिया। ये क्या किया? उसे बगैर दुपट्टे के देख वो थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसके दुपट्टे को हाथ में लपेटे देख वो हैरान हुआ। कुछ नहीं, थोड़ा सा कट लग गया, वो लापरवाही से बोली, जबकि दर्द से उसकी जान निकल रही थी। दिखाओ मुझे। अरसलान ने उसका हाथ पकड़ा जिसे वो छुड़वाने लगी थी, पर वो फिर भी दुपट्टा हटाकर देखने लगा। वो खुदाया, ये थोड़ा सा कट है, अच्छा खासा कट है नौरीन। वो गाड़ी को किक मारता गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? मुझे वापस जाना है। वो सीट पर टकटकाई थी। आप लॉकेट पकड़े और जाएं प्लीज़, और मेहनत करते हुए बोली और बैग से लॉकेट निकालने लगी। ले लूँगा, अभी चुपचाप बैठो। अरसलान ने उसे डांट दिया और उसका जख्मी हाथ देखकर काफ़ी परेशान हो गया था, जिसे नौरीन ने भी महसूस किया और उसके चेहरे की तरफ देखा। वो बनाका खूबसूरत था और पहली नज़र में नौरीन के दिल में बस गया था। पहले तो उसने ज़मीना की शर्त की खातिर उसे प्रपोज किया था, लेकिन ये तो उसका दिल ही जानता था कि वो अरसलान पर मर बैठी थी। पर नौरीन ये भी जानती थी कि इसका मिलना नामुमकिन है। फिर भी खुदा ने एक जादू ही कर दिया था और वो इतना अहम मौका गंवा नहीं सकती थी। अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी रोकते ही वो नौरीन को लेकर बाहर आया और अस्पताल में जाते ही फौरन उसका हाथ का इलाज करवाने लगा और उसके साथ साय की तरह था। मुझे दर्द हो रहा है, और अरसलान के हाथ को दबाते हुए बोली थी। बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। अरसलान बहुत फिक्रमंद था। शुक्र करो पर ज़्यादा नहीं लगा, वरना टांके लगवाने पड़ते। डॉक्टर आयशा ने नौरीन को मुस्कुराते हुए देखा, जिसने अब भी अरसलान का हाथ पकड़ा हुआ था। अरसलान ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? अरसलान के लहजे में फिक्रमंदी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी जगह से बेखबर उठी कि अरसलान के सीने से टकरा गई। अरसलान ने वापस उसे कुर्सी पर गिरने से बचाते कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया। एहतियात से, धीरे से कहते उसे साथ लगाकर अस्पताल से बाहर आया। अब आपको अपने मिशन की फिक्र करनी चाहिए अरसलान, इससे पहले कि जैद भाई को लॉकेट की गुमशुदगी को पता चले और प्लान बदल जाए। आप एक्शन ले, उसे बड़ों की तरह समझा रही थी। गाड़ी में चलो, मैं कैब। वो फिर से बोली, नौरीन गाड़ी में चलो। वो आंखें दिखाता हुआ बोला, आप मुझ पर बिना वजह रोक ना जमाए। वो गाड़ी में बैठती अपने जख्मी हाथ को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, अब तो तुम पर सिर्फ रोक ही जमा सकता हूँ, हक नहीं। जिस दिन पूरा हक जमाने पर आया ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने किस बंदे से शादी की है। ये सिर्फ शादी से पहले सोचना था। मैं बहुत कदामत पसंद इंसान हूँ, साथ ही साथ बहुत जज्बाती। तुम्हारी नाज़कियत को देखने लगता हूँ कि तुम मेरे जज्बे की शिद्दत को सह सकोगी। वो नौरीन की नाजुक जिस्म की गहरी नज़रों से देखते हुए बोला था, जबकि नौरीन उसकी बेबाकी पर बुरी तरह घबरा गई थी। इस वक्त वो बगैर दुपट्टे के अरसलान के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। उसके नाजुक मुलायम खुतूत अरसलान को बहकाने के लिए काफ़ी थे। उसकी निगाहों से घबराती अपने नाजुक गुलाबी होठों को अपने दांतों से कुचल रही थी। वो इस रूप में सीधा अरसलान के दिल में उतर रही थी। अरसलान का जी चाहा कि आगे बढ़कर उस नाजुक गुलाबी होठों को उसके दांतों से आज़ाद कर दे और अपने होठों में दबा ले और इस नरम होठों की नरमाहट को महसूस करे। लेकिन फिलहाल वो एक गहरा सांस लेकर अपने ऊपर काबू पा गया था। पता नहीं क्यों वो नौरीन को देखकर एकदम शरारती सा हो गया था। शायद रिश्ता बदला तो दिल के जज्बात भी बदल गए थे। प्लीज़ सामने देखकर गाड़ी चलाए। नौरीन उसकी निगाहों की तपिश से बुरी तरह परेशान हुई तो उसे टोक बैठी। और रही बात आपका जज्बा सहने की, तो मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। आपसे मैं सिर्फ देखने में नाजुक हूँ, लेकिन हूँ नहीं। नौरीन ने बहुत हिम्मत की और अपने डर पर काबू पाया था। हालांकि ये सच था कि वो अरसलान की मजबूती अजलाती जिस्म को देखते अंदर से सहम चुकी थी। तुम कितनी मजबूत और बहादुर हो वो तो तुम्हें मेरी पनाहों में आने के बाद ही पता चलेगा, और शायद तुम पछताओगी भी। वो गाड़ी उसकी मंजिल की तरफ मोड़ते धीरे से बोला, वैसे ही आप भी अरसलान साहिब। वो भी मुस्कुराकर बोलती उसे दंग करके।
अपना ख्याल रखना, और ये कल तब्दील करानी है बैंडेज, दवाई भी वक्त पर, ओके? ठीक है, प्लीज़ आप पकड़िए लॉकेट और निकलें जल्दी से। उसके हाथ पर लॉकेट थमाती नीचे उतरने लगी कि तभी अरसलान ने उसकी कलाई थामी। कोई मुश्किल तो नहीं आएगी ना, मतलब जैद को कोई शक? अरसलान ने पूछा। लेकिन मैं संभाल लूँगी, फिक्र न करें। उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन अरसलान ने उसका बैग लेते उसका मोबाइल थामा। ये बदतमीज़ी है, नौरीन ने इसे मुंह बनाकर कहा। अगर कोई मसला हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना, नंबर मैंने इसमें सेव कर दिया। अरसलान ने गहरा सांस भरते उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा तो सर हिलाते उतरने लगी। लेकिन अरसलान ने दोबारा उसे अपनी तरफ खींचा। वो थोड़ा घबराई और उसे देखने लगी। उसके बहुत करीब था, दिल पूरी तरह धड़कने लगा। निगाहों ने ऊपर उठने से इनकार कर दिया कि तभी अरसलान ने उसकी लड़ती हुई पलकों पर अपने होंठ रखे और न जाने क्यों नौरीन को एक सुकून का एहसास हो रहा था। होंठों ने होंठों तक का सफ़र तय करना चाहा, लेकिन अरसलान ने खुद को रोक लिया और एक गहरा सांस लेते हुए अरसलान ने उसके माथे पर एक नरम गर्म सा लम्स दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, वो धीमा सा मुस्कुराया। नौरीन खुद पर काबू पाते नीचे उतरी और घर की जाने पड़ गई। चेहरे की लाली बता रही थी कि उसे अरसलान की मोहब्बत में कितना सुकून मिला था, जबकि अरसलान का रुख अब हेड क्वार्टर की तरफ था। उसके हाथ में लॉकेट था जिसमें एक चिप थी। वो लॉकेट से चिप निकालना चाहता था, पर उसे इस लॉकेट में अभी कोई चिप दिखाई नहीं दे रही थी। वो हेड क्वार्टर जाकर उसका पूरा मुआयना करना चाहता था। फैसल अनीता को घर ले आया था। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। फैसल दिल ही दिल में उससे शर्मिंदा था, पर होंठ खामोश थे। फैसल समीना का कुछ ये सूप ले पी लो, फिर दवाई ले लो। उसकी बात काटते हुए नजरें झुकाकर बोला। फैसल समीना का कुछ। अनीता प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करो, प्लीज़ सूप ख़त्म करो। वो जैसे बहुत बेबसी से बोला था। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, अगर मैं उसे रोक लेती तो आज वो हमारे साथ होती। अनीता की आंखें फिर से भीगने लगी। जो होता है खुदा की तरफ से होता है अनीता, बस खुदा से दुआ करो कि वो जहाँ हो महफूज हो। फैसल का लहजा भी भीगने लगा तो उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। फैसल ने उसके माथे पर प्यार दिया और दिल ही दिल में बहन की हिफाजत के लिए दुआ दी। ये नामुमकिन है, नौरीन ऐसा नहीं कर सकती। जैद नौरीन की तरफ बढ़ा कि वो बाहर आती दिखाई दी। तुमने अरसलान से कोर्ट मैरिज कर ली है? वो गुस्सा दबाते हुए बोला। मिल गई आपकी खबर? वैसे कमाल के मंजर हैं आप आपके। नौरीन ने सीने पर बाजू बांधते हुए चढ़कर कहा। जानती भी हो वो कौन है? जैद गुस्से से भड़का। एक बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट आदमी। दोबारा जवाब आया। वो एक खफिया माफिया का डॉन है। तो अच्छा है ना, एक डॉन को दूसरा डॉन टक्कर देगा। वो मुस्कुरा कर बोली। तुम धोखाबाजी कर रही हो नूरी। जैद भड़क उठा। आप पर यह लफ्ज़ सूट नहीं करता जैद भाई, इसलिए मुझसे ये उम्मीद ना रखे कि मैं आपका साथ दूंगी। वो भी तंग कर कहती आगे बढ़ गई। पछताओगी तो? जैद ने उसके जाते हुए कदमों को देखते हुए कहा। पछता तो रही हूँ आपका साथ देकर। वो भी दुखी लहजे में बोलती चली गई, जबकि उसका हाथ का जख्म देखता वो अपने होंठ नीच गया। वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। उसने नूरीन के यका बदलने पर बुरी तरह हैरत हो रही थी, पर वो खामोश था कि तभी उसके मोबाइल पर एक लड़की की तस्वीर आई। वो एकदम सीधा होकर बैठा। वो लड़की रस्सियों में झुकी हुई थी और नीम बेहोश थी, पर वो खूबसूरत थी। पर यह तस्वीर से कौन भेज सकता था? वो एकदम सीधा होकर बैठा। वो लड़की रस्सियों में झुकी हुई थी और बेहोश थी। तभी उसके दिमाग में एक धमाका हुआ। ये तो। वो फौरन अपनी जगह से उठा और बाहर की जानिब भागा। शिप जैसे ही डिकोड हुई, सारे राजों से पर्दे हटते चले गए। अब क्या करेंगे मेजर? वो सब भी वहां पर मौजूद थे। हमला। इस शिप को हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने देना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कुछ सोचते हुए अपनी टीम के साथ प्लान बना रहा था। शिप आज रात निकलने वाली थी। उनके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए उन्हें आज रात ही हमला करना था। ठीक है, कोई और सवाल? वो सारी प्लानिंग करते हुए उठा। नहीं सर, ठीक है, तैयार हो जाओ। अरसलान शाह, एक बात पूछनी है आपसे। शाहजिया ने बहुत हिम्मत करते हुए अरसलान के पास खड़े होते उससे उसे देखा और पूछा, क्या आप और वो लड़की इस शादी को हमेशा के लिए निभाएंगे? ये सिर्फ मेरा नहीं ख्याल मिस शाहजिया कि मेरे ज़ाती मामलात में आपको बोलने का कोई भी हक है, और मैंने नहीं दिया आपको। सो प्लीज़ आप अपने मिशन पर तवज्जो दें। वो थोड़ा सा खुरदरे लहजे में बोला। शाजिया की आंखें पानी से भर गई, क्योंकि वह जानती थी कि शादी हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि उसने अरसान की आंखों में वो प्यार देखा था। उस लड़की के लिए चाहत के दिए जलते हुए देखे थे,
زید جیسے ہی شپ پر پہنچا اس کا رخ سیدھا اس کنٹینر کی طرف تھا جسے کل وہ کھولتے کھولتے رہ گیا تھا۔ آج بہت خاموشی سے اس نے اس کنٹینر کو کھولا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور وہاں پر بے ہوش پڑی تھی۔ زید نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر اس کی رسیاں کھولی اور اسے لے کر فوراً وہاں سے نکلا۔ ابھی وہ اسے لے کر نکلا ہی تھا کہ ارسلان شاہ کی ٹیم نے اس شپ پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھلاووں کی طرح سب کو مارتے گراتے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور شپ کو اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے۔ زید دور سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، اپنے ہونٹ بیچ گیا۔ یہ سب بہت رازداری سے ہو رہا تھا۔ پھر پولیس تک کیسے ان لوگوں کی خبر پہنچ گئی، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ یہ شاید پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے خاموشی سے اس لڑکی کو لے کر وہاں سے نکلا اور ہاسپٹل لے آیا۔ سر، اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، پلیز آپ چیک کریں، زید نے پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا تو زید نے سکھ کا سانس لیا۔ سمینا، تم وہاں کیسے پہنچی؟ زید نے پیشانی پر شپلی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہاں؟ سمینا نے سہمتے ہوئے پوچھا۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتی کہ اچانک ارسلان اندر داخل ہوا۔ زید نے پیشانی پر شپلی ڈالتے اسے دیکھا۔ آپ گرفتار ہیں مسٹر زید۔ ارسلان کی بات پر زید نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم؟ وہ بھی کچھ کہتا کہ پولیس وہاں سے داخل ہوئی اور زید کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارسلان سمینا کی طرف بڑھا تو بھائی کے سینے سے لگ گئے۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ارسلان کے لہجے میں فکر تھی۔ جی بھائی، اور ارسلان کے سینے سے لگی آنکھیں موند دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو، اسے تسلی دیتا آگے کا پلان تیار کر رہا تھا۔ یقیناً اب زید خود کو چھڑوانے کی کوشش میں لگ گیا ہوگا اور اسے چھڑوانے والا کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ ارسلان نے ہونٹ دباتے ہوئے خود سے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اچانک ہی نورین کی آنکھ کھل گئی اور وہ ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بستر پر ارسلان شاہ کو بیٹھا دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو مجھ سے شادی کا مقصد تمہاری حفاظت کے حوالے سے تھا اور مجھے پتہ چل گیا، ارسلان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے غصہ دباتے ہوئے سیف لہجے میں کہا۔ نورین کے ماتھے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہو گئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ پلیز ارسلان، میری بات سنیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی اس کے ہر گناہ میں برابر کی شریک ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ ارسلان شاہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نورین کی سانس گہری ہوئی تھی، جبکہ اب نورین کے بال ارسلان کے ہاتھ میں تھے۔ میری بات، وہ پھر سے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کہنے کو کچھ نہیں بچا، تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اب اسی وقت میں اس شادی کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک مجرم سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، نورین چودھری۔ وہ دبدبے سے چلایا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایک فوجی ہیں، آپ بات سے نہیں مکریں گے، اور میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں۔ آپ اس کی بات سنیں۔ وہ اپنے آپ کو روکتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ زید بھائی کی وجہ سے، وہ مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن ایک بھائی کے طور پر۔ میرا کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی مجھے آپ کا کوئی اپنا لگا تھا سوائے زید کے۔ وہ مجھے بالکل اپنے سگے بھائیوں جیسے لگتے تھے۔ وہ میرے آئیڈیل تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اس لیے میں ان کے کام میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ شروع میں مجھے عجیب لگا تھا، لیکن جب اس کام کی مجھے بھنک پڑی تو آہستہ آہستہ میں کچن میں دھستی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ میں نے زید بھائی کو منع کیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے انکار کیا تو مجھے قید کر دیں گے، اور میں ڈر گئی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اسی لیے سوچا کہ کچھ ایسا کروں گی اور جس سے میں بچ جاؤں گی اور زید بھائی کو بھی کم سزا ہو۔ نورین نے ساری سچائی ارسلان کے سامنے رکھ دی۔ ارسلان اس کی ساری باتیں سنتے باہر جانے لگا کہ نورین کی پکار نے اس کے قدم روک دیے۔ پلیز ارسلان، مجھے چھوڑنا مت، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات سے ہی میں جانتی ہوں میں آپ کو دھوکہ نہیں دیتی، کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ چاہیے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ آنسو گالوں پر پھسل آئے تھے، جنہیں دوپٹے کے کونے سے صاف کر دیا۔ ارسلان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی تمہیں، بتاؤ کیا بھگتو گی؟ منظور ہے مجھے، جو بھی سزا آپ مجھے دینا چاہے، میں ہنستے ہوئے سہ لوں گی۔ اس کی بات پر ارسلان نے گہرا سانس چھوڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنا ساتھ تم نے تو معافی مل سکتی ہے تمہیں، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، لیکن زید، وہ تھوڑا رک گیا۔ اس نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا۔ کیا مطلب؟
زید بھائی نے؟ وہ کیسے؟ ہاں پہلے وہ انکار کرتا ہے لیکن بعد میں تھوڑا اخلاقی واس دیا تو خود ہی سیدھا ہو گیا. اس نے اپنے باقی ٹھکانوں کے بارے میں بھی پولیس کو بتا دیا اور وہ وعدہ معاف گناہ گواہ بن کر خود کو بچا چکا ہے. سچ میں؟ نارین خوش ہو گئی. ہاں، اور وہ بہت جلد ہمارے ساتھ ایک بادشاہ کی گردن تک پہنچنے والا ہے. ارسلان نے عزم بری لہجے میں کہا. 3 ماہ بعد زید جیل سے چھوٹ گیا اور اسے وعدہ معاف گناہ کے گواہ کے بعد سزا میں کمی کر دی گئی تھی، جو 3 ماہ بعد ضمانت ہونے پر وہ باہر آ گیا. نورین اور ارسلان دونوں ہی اسے وصول کرنے گئے. وہیں دوسری طرف حامد چودھری بھی کار کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے. میرے بغیر شادی بھی کرنی اور رخصتی بھی؟ وہ تھوڑا خفا ہوا. جب تک بھائی اپنی بہن کو رخصت نہیں کرے گا تو رخصت کیسے ہوگی؟ ابھی تو ہمارا رشتہ صرف کورٹ میرج تک ہے، اس سے آگے کی رسمیں اب تم کرو گے. زید حیران ہوا. ارسلان نے ایک آنکھ مچکائی. اپنی رخصتی میں میری بھی شادی کرا دو. زید کی بات سن کر دونوں چونکے. کس سے؟ ارسلان نے حیرانی سے پوچھا. سمینا، آپ کی بہن. نورین نے جھٹ سے کہا. کیا؟ ارسلان حیران ہوا اور زید نے اپنا کان کھجایا. سمینا اور زید بھائی 5 سال پہلے دوسرے کے پیار میں پڑ چکے تھے جب یہ دونوں یونیورسٹی میں تھے، لیکن پھر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اب ملے تو نورین نے تفصیل سے سب کچھ بتایا. تو ارسلان نے نورین کو پورا اور کیا کیا چھپا رکھا، بتا دو ایک ہی بات. وہ جھوٹی سنجیدگی سے بولا تو نورین سوچنے لگی. نورین، مار کھاؤ گی مجھ سے. اسے لے کر کار میں بیٹھا. اب اس کا رخ شاہ ہاؤس کی طرف تھا. اس حادثے کے بعد سمینا بہت پریشان ہو گئی تھی اور اس کی شادی کا ہی گھر میں سب سوچ رہے تھے. ایسی صورت میں ارسلان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور سمینا سے زید کے لیے پوچھ کر اس کی رضامندی سے فیصل بھائی کو اعتماد میں رہ کے اس کی اور زید کی شادی طے کر دی. فیصل اپنے بھائی بہن کی خوشی میں خوش تھا. حامد بھی بیٹے کو راستے میں آتے دیکھ خوش ہو گئے تھے. گناہ کا کیچڑ بہت بڑا کیچڑ ہوتا ہے، ایک بار اس میں دس جاؤ تو پھر آدمی بہت مشکل سے چھوڑ پاتا ہے. زید نے سچے دل سے توبہ تو کر لی تھی، پر اب دیکھنا تھا کہ اس پر توبہ پر کس حد تک کان رہتا ہے. بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اپنی سے سجائے بیٹھی نورین سے بولا تو اس شرم سے لال ہو گئی. تم نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کہ تم 18 کی ہو. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ابھی تو 3 ماہ باقی ہے اور جس وجہ سے مجھے پورے 3 ماہ تک انتظار کرنا پڑا. لیکن اب تم نے مجھے انکار نہیں کرنا نورین. ارسلان نے اس کی چاند جیسے چہرے کو دیکھتے اس کے ہونٹوں کو بہت نرمی سے اپنی گرفت میں لے لیا. آہستہ آہستہ یہ نرمی کب تیزی پر پکڑ گئی خود ارسلان کو بھی پتہ نہ چلا. وہ جذبات کر کر پوری طرح نورین کے نرم ہونٹوں کا رس پان کر رہا تھا. مجھے چبھن ہو رہی ہے آپ کی مونچھوں سے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی. تھوڑا برداشت کرو میری جان. اسے بستر پر گراتے اپنے ہونٹوں کا ایک کونا دباتے شرارت سے مسکرایا تھا. اپنی شرٹ اتارنے لگا اور ارسلان کے 6 پیک دیکھتے نورین کی جان ہونٹوں پر آئی تھی. آپ یہاں پر کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو تبدیل کرنا ہے تو پلیز یہاں سے جائیں اور ڈریسنگ روم میں جا کر تبدیل کریں نا. اس کی 6 پیک اور مضبوط چٹان جیسے سینے کو دیکھ گھبراتے ہوئے بولی. اچھا، اتنی تو تم معصوم نہیں ہو جتنا بننے کا ٹانگ کر رہی ہو. ایک جھٹکے میں اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کو دبا لیا اور بری طرح گلاب کی طرح کھلی تھی. ایک فوجی کو سہنا اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ خمار بڑے لہجے میں بولتا نورین کو ڈرا گیا تھا. کیوں؟ کیا درد ہوگا؟ اور معصومیت بڑے لہجے میں بولتی ارسلان کو بالکل چپ کرا گئی. عملی طور پر دیکھتے ہیں، میرا بھی پہلے دفعہ ہے. وہ ایک آنکھ چپکتے ہوئے شرارت کر گیا اور نورین پوری طرح گھبرائی تھی، بہت زیادہ گھبراہٹ. اسٹرابری اس کے خوبصورت نرم وجود کو دیکھتے اس سیٹی بجانے والے انداز میں اسے تنگ کرنے لگا تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی. ارسلان نے اسے گود میں لیے تکیے پر اس کا سر رکھا اور ریموٹ سے ساری لائٹ مدم کر دی. ارسلان پلیز پوری طرح اندھیرا کر دے، مجھے شرم آ رہی ہے. وہ دھیمی سی سرپوشی میں بولی. لیکن مجھے اپنی چھوٹی سی اسٹرابری کو دیکھنا ہے. جب میں اس پر بادل بن کر جاؤں گا تو اس کے چہرے کے ہر رنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جذبے میں ڈوب کر بولا. آپ کتنے بے باک ہیں ارسلان. کوئی دیکھ لے گا آپ کو ایسی باتیں کرتے تو پتہ چل جائے گا یہ خروس بندہ کتنا رومانوی ہے. اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیانے میں بڑھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی. تمہارے عشق نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میں بھی عشق کے جنون میں بہہ نکلا. سارا قصور تمہارا ہے. بھلا کون اتنی شدت سے محبت کرتا ہے؟ وہ سارا الزام اس پر ڈال چکا تھا. اچھا، میں نے کب کہا کہ میں آپ سے اتنی شدت والی محبت کرتی ہوں؟ تمہاری ان آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو. یہ کہتے ہی وہ اس پر جھکا
اور دونوں کے درمیان کے سارے پردے گرا گیا۔ ارسلان نے سچ کہا تھا، اس کا ہر لمس جذباتی تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ فوجی کو سہنا واقعی آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس فوجی کو پوری زندگی سہنے کے لیے تیار تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں ارسلان کے لیے محبت امڑ آئی تھی اور اپنے نرم ہونٹ ارسلان کے سینے پر رکھ دی، اور ارسلان نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ رات آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی تھی اور ان دونوں کی محبت کا ایک نیا افسانہ لکھتی جا رہی تھی۔